नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए सऊदी अरब रवाना। जेद्दा में क्राउन प्रिंस से होगी मुलाकात। भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सैन फ्रांसिस्को में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के साथ निवेश सहयोग बढ़ाने पर की चर्चा। प्रौद्योगिकी, एआई, ऊर्जा और डिजिटल बुनियादी ढांचे पर हुआ मंथन। एक देश एक चुनाव बिल पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक जारी। जाने माने कानून विशेषज्ञों से लिए जा रहे सुझाव। बांसुरी हेराल्ड की लूट लिखा हुआ बैग लेकर बैठक में पहुंची। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से हो रही हिंसक घटनाओं के बाद राष्ट्रपति शासन की मांग तेज। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। और राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में गर्मी का प्रकोप। अगले 2 से 3 दिन हीट वेव का अलर्ट। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब यात्रा से जुड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सऊदी अरब की 2 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। उनकी ये यात्रा क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर हो रही है। यह प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी सऊदी अरब की यात्रा है। दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और लोगों से लोगों के बीच गतिशील सहयोग है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हो रही है जब सऊदी अरब ने अपनी अर्थव्यवस्था के विविधीकरण के लिए साल 2016 में आरंभ व्यापक राष्ट्रीय रणनीति पर तेजी से काम करना शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से वहां भारतीय समुदाय में काफी उत्सुकता देखी जा रही है। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की हैं। सऊदी अरब की महत्वपूर्ण यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सऊदी अरब के साथ अपने लंबे और ऐतिहासिक संबंधों को बहुत महत्व देता है, जिसने हाल ही के वर्षों में रणनीतिक गहराई और गति हासिल की है। उन्होंने कहा कि साथ मिलकर दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी और ठोस साझेदारी विकसित की है। उन्होंने क्षेत्रीय शांति, समृद्धि, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए साझा रुचि पर प्रतिबद्धता व्यक्त की। पीएम मोदी ने कहा कि ये पिछले 1 दशक में सऊदी अरब की उनकी तीसरी यात्रा है और ऐतिहासिक शहर जेद्दा की पहली यात्रा है। पीएम मोदी ने कहा कि वे रणनीतिक भागीदारी परिषद की दूसरी बैठक में भाग लेने और 2023 में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भारत की अत्यधिक सफल राजकीय यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। पीएम ने कहा कि वो सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से जुड़ने के लिए भी उत्सुक हैं, जो दोनों देशों के बीच सेतु के रूप में काम करना जारी रखे हुए है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा के लिए रवाना हो चुके। 2 दिवसीय यात्रा है। बेहद ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक इस यात्रा को माना जा रहा है। प्रधानमंत्री के सऊदी अरब की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पीएम ने कहा है कि द्विपक्षीय निवेश संधि पर काम कर रहे हैं दोनों देश। तो आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर रवाना हो गए हैं, जहां द्विपक्षीय निवेश संधि पर दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं, कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। साथ ही प्रधानमंत्री जिन मुख्य बातों का जिक्र कर रहे हैं उसमें यह भी कहा है कि सऊदी अरब हमारा मूल्यवान साझेदार है और भरोसेमंद मित्र के साथ साथ रणनीतिक सहयोगी भी है सऊदी अरब। तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री का ये पहला सऊदी दौरा है और आपको बता दें कि साल 2016 और फिर 2019 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये तीसरी सऊदी की यात्रा है। तो बेहद ही घनिष्ठता देखी जा रही है दोनों देशों के बीच। सऊदी अरब के वाणिज्यिक केंद्र जेद्दा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचने वाले हैं, जहां सामरिक भागीदारी परिषद की बैठक की अध्यक्षता दोनों देश करने वाले हैं।
इसके साथ साथ 40 साल में ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये जेद्दा यात्रा हो रही है। हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और अरब देशों के बीच लगातार क्लोजनेस देखने को मिल रही है, साथ ही साथ घनिष्ठता और जो मजबूत रिश्ते देखने को मिल रहे हैं। तो इस रणनीतिक साझेदारी से कई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इस यात्रा के साथ आर्थिक, रक्षा, सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने पर बात होगी जब द्विपक्षीय वार्ता होगी और दोनों देशों के बीच गहन कूटनीतिक जुड़ाव है। ये हम देख ही रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में, पिछले एक दशक से सऊदी अरब और भारत के रिश्ते लगातार प्रगाढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं। 2024 से भारत की ओर से सऊदी की 11 मंत्री स्तरीय यात्रा हुई है। वहीं पिछले कुछ सालों में द्विपक्षीय संबंधों को नया आयाम मिला है, नई ऊर्जा मिली है। लोगों के बीच आपसी संपर्क से नई दिशा दोनों देशों को मिलती हुई नजर आ रही है। सऊदी अरब में लगभग 2.7 मिलियन भारतीय रहते हैं और आज भारतीय समुदाय को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ही उत्सुकता से इंतजार है। सऊदी के विकास में भारतीय समुदाय का अहम योगदान रहा है और भारत सऊदी के बीच जीवंत सेतु है भारतीय समुदाय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। इसके अलावा निवेश, ऊर्जा और रक्षा ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर दोनों देश मिलकर समझौता कर सकते हैं। रक्षा उत्पादों की बात करें तो पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब ने भारत के रक्षा उत्पादों में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है। आपको बता दें कि सऊदी अरब और भारतीय थल सेना के बीच एक सैन्य अभ्यास भी हुआ है। इसके अलावा भारतीय नौसेना और सऊदी अरब की नौसेना के बीच भी 2 सैन्य अभ्यास हुए हैं और भारतीय नौ सैनिकों ने सऊदी अरब के नौसेना के जवानों को ट्रेंड भी किया है। तो इस लिहाज से हम देखें तो रक्षा को लेकर ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके अलावा सौर ऊर्जा और ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत और सऊदी अरब काफ़ी करीब हैं और उस पर भी दोनों देशों के बीच में समझौता हो सकता है। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यात्रा में जेद्दा में जो एक फैक्ट्री मौजूद है, खासतौर से डेट्स फैक्ट्री है, वहां पर भी प्रधानमंत्री विजिट करेंगे। और आपको बता दें, भारतीय ने सऊदी अरब के जेद्दा में खजूर प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है और जिसमें हजारों की संख्या में भारतीय वर्कर भी काम करते हैं। सऊदी अरब के जो कामगार हैं वो भी काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जो कामगार हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उसको लेकर भारत के जो कामगार हैं जो खासतौर से जेद्दा में काम करते हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं। तो दोनों देशों के लिए ये यात्रा मील का पत्थर होगी क्योंकि पिछले 8-10 सालों में भारत और सऊदी अरब एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आए। इसके साथ साथ ही पश्चिम एशिया में जिस तरह का तनाव और जिस तरह की चुनौतियां हैं उस पर भी दोनों मुल्कों के नेता मिलकर बात कर सकते हैं। कैमरामैन जयशंकर के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, जेद्दा, सऊदी अरब। जेद्दा में भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए बेहद ही उत्सुक नजर आ रहे हैं। देखते हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर पहुंच रहे हैं, जेद्दा पहुंचेंगे और जेद्दा में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आप देखें कि जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और ये छात्राएं हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लगातार प्रैक्टिस भी कर रही हैं। बेहतरीन गाने और डांस इन्होंने तैयार किया है। प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और आप उनके सामने डांस करेंगे, तो अभी कैसा लग रहा है आप लोगों को? मतलब पीएम के सामने आप लोग डांस करेंगे। हमें बहुत खुशी है कि हम पीएम मोदी के सामने, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। हम लोग इस बात के लिए बहुत खुश हैं और हमने इतनी मेहनत की है। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत रंग लाए। अच्छा, दूसरा किस किस तरह के डांस की आप लोगों ने प्रैक्टिस किया? कितने डांस आपने प्रैक्टिस? बहुत तरह के डांस कर सकते हैं। फिलवक्त मोदी जी को दिखाने के लिए हमने डांडिया प्रिपेयर किया है, वो हम लोग अच्छे से करेंगे उनके सामने। आप कुछ कहना चाहेंगी? प्रधानमंत्री के सामने आप डांस करेंगी
और मुझे लगता है कि ये बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को इस तरह का डांस करने के लिए, खास तौर से पीएम के सामने। Yeah, it's a very good opportunity to dance in front of the PM, and we are also lucky, and we will try to do our best. We will always do our best. अच्छा, आप लोग कहाँ से अलग-अलग कहाँ से आप लोग यहाँ पर आए हैं और किस किस जगह से आप लोग आए हैं? केरला से कुछ लोग हैं, महाराष्ट्र से कुछ लोग हैं, कर्नाटका से, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के जगहों से हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो ये आपने देखा कि बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रदर्शन करेंगे, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और गर्व भी इनको महसूस हो रहा है कि अपना डांस प्रधानमंत्री मोदी के सामने ये लोग पेश करेंगे। और आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों में जाते हैं तो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ की छात्र छात्राएँ वो पहुँचते हैं। और ऐसे ही एक ग्रुप जिद्दा पहुँचेगा जो प्रधानमंत्री का स्वागत भारतीय डांस, भारतीय परंपरा और भारतीय वेशभूषा में जिद्दा में करेगा। कैमरामैन सौरभ के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, जिद्दा, सऊदी अरब। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वो भारत सऊदी अरब के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय गति आई है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी वहां भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी संवाद करेंगे। देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब यात्रा दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में काफी महत्वपूर्ण है। उनकी 2 दिवसीय ये यात्रा क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि भारत सऊदी अरब के साथ अपने लंबे और ऐतिहासिक संबंधों को बहुत महत्व देता है, जिससे हाल के वर्षों में रणनीतिक गहराई और गति हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि साथ मिलकर दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी और ठोस साझेदारी विकसित की है। पीएम मोदी ने क्षेत्रीय शांति, समृद्धि, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए साझा रुचि पर प्रतिबद्धता जताई। पीएम मोदी ने कहा कि ये पिछले 1 दशक में सऊदी अरब की उनकी तीसरी यात्रा है और ऐतिहासिक शहर जेद्दा की पहली यात्रा। पीएम मोदी ने कहा कि वे रणनीतिक भागीदारी परिषद की दूसरी बैठक में भाग लेने और 2023 में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भारत की अत्यधिक सफल राजकीय यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। पीएम ने ये भी कहा कि वे सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से जुड़ने के लिए भी उत्सुक हैं, जो दोनों देशों के बीच सेतु के रूप में काम करना जारी रखे हुए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और सऊदी अरब की क्षेत्र में शांति और स्थिरता की रक्षा करने में स्वाभाविक रुचि है। सऊदी अरब की 2 दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा से पहले अरब न्यूज के साथ विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब को विश्वसनीय मित्र और रणनीतिक सहयोगी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि 2019 में रणनीतिक भागीदारी परिषद के गठन के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में काफी विस्तार हुआ है। साझा आर्थिक महत्वाकांक्षाओं पर बल देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच ऊर्जा, कृषि और उर्वरक जैसे प्रमुख क्षेत्रों में व्यापार बढ़ा है। उन्होंने विशेष रूप से हरित हाइड्रोजन और प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों में सऊदी और भारतीय व्यवसायियों के गहन एकीकरण का स्वागत किया। प्रधानमंत्री का दौरा भारत और सऊदी अरब के बीच गहराते रणनीतिक संबंधों को दर्शाता है। ये यात्रा सितंबर 2023 में नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भारत यात्रा और भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक के बाद हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़ी जेपीसी की कमेटी की बैठक की। आप देखते रहिए ये समाचार बुलेटिन। पैसे बड़े बदल गए हो यार। अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। हुलिया चेंज हुआ पर अंदर से वही हो। बदले हो लेकिन इतने भी नहीं बदले हो। हाई फाई होके भी भाषा सबकी बोलते हो।
तिजोरी में नहीं, लेकिन महफूज अब भी हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक देश एक चुनाव से जुड़े विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की आज बैठक हो रही है। इसमें देश के जाने माने कानून विशेषज्ञों के सुझाव लिए जा रहे हैं। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी हैं। बैठक के पहले सत्र में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता के साथ बातचीत होगी। इसके बाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस.एन. झा के साथ एक सत्र होगा। अगले सत्र में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और भारत के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष BS चौहान शामिल होंगे। अंतिम सत्र राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी के साथ होगा। आज बांसुरी स्वराज के बैग पर नजरें टिक गई क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। आज जेपीसी की बैठक में जानने के लिए जब बीजेपी सांसद और जेपीसी की सदस्य बांसुरी स्वराज संसद भवन पहुंची तो सबकी नजरें उनके बैग पर पड़ी। उनके हाथों में जो बैग था उस पर लिखा था नेशनल हेराल्ड की लूट। सवाल पूछने पर बांसुरी स्वराज ने कहा कि यह पहली बार हुआ है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया को लेकर भी भ्रष्टाचार हुआ। हाल ही में ईडी ने जो चार्जशीट दायर की गई है वह बहुत ही गंभीर उदाहरण जाहिर करती है जहां पर कांग्रेस की एक पुरानी विचारधारा उभर कर सामने आती है। ये बहुत गंभीर मामला है। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को मात्र 50 लाख रुपए के यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने हड़प लिया। ये यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी का स्वामित्व 76% गांधी परिवार के पास है और इसलिए आज के दिन कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही तो बनती है। हाल ही में जो चार्जशीट ईडी ने फाइल करी है ये बहुत ही गंभीर उदाहरण उजागर करती है जहां पर कांग्रेस की पुरानी एक कार्यशैली और उनकी विचारधारा उभर कर आती है। वो सेवा की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं को अपनी पर्सनल जागीर बढ़ाने का एक औजार बना लेती हैं। बहुत गंभीर मामला है। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कौड़ियों के भाव मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने हड़प ली। और ये यंग इंडिया का लिमिटेड कंपनी जो है ये नॉट फॉर प्रॉफिट एक ऐसी कंपनी है जिसका स्वामित्व यानी उसकी ओनरशिप 76% जो है वो गांधी परिवार की है। और इसीलिए आज के दिन कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही बनती है न केवल इस देश की जनता को बल्कि 25 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष भी। और हमारे संवाददाता इस समय ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि का रुख करेंगे। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार बैक पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं खेली जा रही है। आज जब बांसुरी स्वराज संसद भवन पहुंचती है तो नेशनल हेराल्ड के लूट को लेकर एक बैग को टांगे हुए वो नजर आती है। इससे पहले अगर हम पिछले साल की संसद की उस तस्वीर को याद करें जब प्रियंका गांधी पैलेस्टीन के एक बैग को लेकर वहां पहुंची थी तो कहीं ना कहीं अब बैग से राजनीतिक संदेश जाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एक देश एक चुनाव से संबंधित जो जेपीसी की बैठक है वो आज बुलाई गई और ये बैठक चल भी रही है पीपी चौधरी की अध्यक्षता में और बांसुरी स्वराज की सदस्य हैं और इसमें प्रियंका गांधी भी इसकी सदस्य हैं। तो इस मसले में जैसे कि आपने कहा कि एक समय पर प्रियंका गांधी भी एक बैग लेकर आई थी तो आज दूसरा बैग आज बांसुरी स्वराज की तरफ से लाया गया है जो कि सीधे तौर पर एक सियासी हमला है कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड केस में अब जो जांच का विषय बना है वहां पर जो प्रक्रिया चल रही हैं उसको लेकर अब बीजेपी ने उन पर जो रणनीति अपनाई है उनको घेरने की इस मसले पर, उसी की प्रतिध्वनि आज इस बैग के रूप में देखी जा सकती है। जबकि बांसुरी स्वराज ने अपने बाइट में भी कहा कि ये पहली बार है कि मीडिया के क्षेत्र में भी जो भ्रष्टाचार है वो कांग्रेस का देखने को मिला है। अन्य जगहों पर भ्रष्टाचार तो उनका हमेशा से देखने को मिला, लेकिन मीडिया में जो भ्रष्टाचार फैलाने की कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से वो भी दिखाई देता है और इसमें उन्होंने कड़ी कार्रवाई और जांच को आगे बढ़ने की बात कही है।
जहाँ तक जेपीसी की बात करें तो बैठक चल रही है और आज बैठक में जो कानून से संबंधित जो लॉ एक्सपर्ट हैं उनको बुलाया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि इस पूरे प्रस्ताव का विरोध करते रहे हैं और उन्होंने मीडिया में तमाम ऐसे पहलू रखे। उसके बाद जेपीसी ने कहा कि आप जेपीसी के सामने आइए और अपने पक्ष को रखिए। तो इसका अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वागत भी किया और आज जब वो आएंगे तो अपना पक्ष भी रखेंगे। तमाम ऐसे कांग्रेस के सांसद हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं और अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगे। लेकिन लॉ एक्सपर्ट्स की द्वारा जो समिति के सामने जो अपने उनका जो सुझाव मांगे गए हैं, उनकी राय जानने की कोशिश की जा रही है, वो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मसले में जो तमाम कानूनी पहलू हैं उनको लेकर भी कमीशन ये चाहता है या आयोग चाहता है कि उन सब पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए जो भी रिपोर्ट तैयार की जाए उसको उसमें एक समग्रता हो और उसमें सभी बिंदु शामिल हो। जी ऋषि, इससे पहले हम देखे थे जब वक्फ पर जेपीसी की कमेटी गठित हुई थी तब भी तमाम वर्गों के लोगों के साथ उनकी राय रखी गई थी और आज जब ये एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़ी जेपीसी की अहम बैठक हो रही है, 7 घंटे का समय आज निर्धारित किया गया है। कितने सत्रों में आज की इस बैठक को बांटा गया है और कानून विशेषज्ञों से राय लेकर आगे बढ़ा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत ही बड़ा मसला है क्योंकि इसमें संविधान संशोधन है, राज्यों की विधानसभाओं का जो कार्यकाल है। अगर हम एक देश एक चुनाव के लिए जाते हैं तो उस समय कोई ना कोई एक प्रोसेस जरूर बनाना पड़ेगा जिसमें कि हम राज्यों की विधानसभाओं के जो कार्यकाल हैं उनको समय से पहले उसको समाप्त करें। इसको लेकर तमाम विधि विशेषज्ञों ने अपनी अपनी राय व्यक्त की है। किसी ने इसे संविधान के अनुरूप नहीं माना है तो किसी ने कहा है कि हमें एक फैसले पर आगे बढ़ने के लिए कुछ समय के लिए एक फैसला जब लेना है तो हमें संविधान में संशोधन करना ही पड़ेगा क्योंकि इससे जुड़े हुए तमाम जो पहलू हैं हमने देखा है तमाम राज्यों में इससे एक देश एक चुनाव से संबंधित संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं और जो जनता है उसके बीच में एक प्रस्ताव रखा जा रहा है कि जिससे कि वो समझ पाए कि ये कितना जरूरी है और इससे क्या क्या फायदे हैं। तमाम जो संपत्ति का जो लाभ है जिसमें कि जो व्यय होता है उससे बचा जा सकता है। साथ ही साथ जो डेवलपमेंट से संबंधित जो इश्यूज होते हैं जो बार बार चुनाव की वजह से बाधित होते हैं उनको उन पर रोक लगाई जा सकती है और हम एक नियमित अवधि के दौरान अपने चुनाव प्रक्रिया को रख सकते हैं। हम जानते हैं कि देश में आज़ादी के बाद लंबे समय तक राज्यों की विधानसभाओं के और लोकसभाओं के चुनाव होते रहे हैं और इससे हमने देखा है कि उस समय कितनी सहूलियत होती थी क्योंकि ये कोई नया नहीं है। लेकिन अब एक बार जब सब कुछ बिखर चुका है कि अलग अलग विधानसभाओं के चुनाव और लोकसभा के चुनाव हम देखते हैं कि अब बिहार के विधानसभा के चुनाव आने हैं। इससे पहले अभी चुनाव समाप्त हुए हैं। लोकसभा के चुनाव के बाद हमने देखा है कई राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव हुए। तो ये चुनाव दर चुनाव की प्रक्रिया है, उसको अगर हमें नियंत्रित करना है, उसको एक रूप करना है, एक समय में उसको करना है तो उसके लिए कुछ कड़े कदम उठाने होंगे और इसके लिए ही ये जो जेपीसी है अपनी अब बातें को आगे लाना चाहती है रिपोर्ट के माध्यम से। बिल्कुल, धन्यवाद ऋषि इन तमाम जानकारियों के साथ आपका। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर झारखंड से आ रही है। राजधानी रांची में एक बार फिर ईडी की छापेमारी चल रही है। लालपुर सहित कई इलाकों में बिल्डरों के ठिकानों पर दबिश की गई है। ईडी की टीम हरिओम टावर स्थित राजवीर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में दस्तावेज खंगाल रही है। कंपनी से जुड़े डायरेक्टर्स पुनीत, वीर और विमल अग्रवाल जांच के दायरे में है। इन पर पहले 26 सितंबर 2023 को जीएसटी की रेड हो चुकी है। ये सभी बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं। रांची से हमारे संवाददाता दिवाकर जुड़ रहे हैं। दिवाकर, आपसे पूछना चाहेंगे कि देखा जाए तो झारखंड में एक के बाद एक कई भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यह एक और मामला आया है जिसने सभी का ध्यान खींचा है। देखिए, निश्चित तौर पर आज ईडी की टीम ने रांची, बोकारो, रामगढ़ समेत कई जिलों में एक साथ सुबह 6 बजे दबिश दी है और ये जो छापेमारी है करीब 1.5 दर्जन से अधिक ठिकानों पर चल रही है और इसमें कहा जा रहा है कि कई बिल्डर्स के साथ साथ प्रशासनिक कार्यालय भी है जहां ईडी की टीम ने आज सुबह दबिश दी है। जिन जगहों पर ये दबिश दी गई है उनमें ज्यादातर जो मामला है वो जमीन घोटाला से जुड़ा हुआ मामला है और लगातार चाहे आपको पिछले बैकफ्लैश में लेके जाए पुरानी
जो ईडी की यहाँ पर रेड हुई है उनमें भी ज़्यादातर जो कनेक्शंस थे वो या तो सरकारी दफ्तरों में घोटाला से जुड़े हुए मामले थे या फिर जमीन से जुड़ा हुआ मामला था। आज जो ज़्यादातर छापेमारी है वो जमीन से जुड़े हुए मामले हैं। उनमें से जो राजवीर कंस्ट्रक्शन है उनके रांची समेत कई जगहों पर करीब जो 1 दर्जन ठिकाने हैं वहां पर दबिश चल रही है। इसके अलावा जो वन प्रमंडल की भूमि का जो मामला है बोकारो में, उसमें चास के जो सीईओ हैं उनके दफ्तर में सुबह ईडी की टीम ने दबिश दी है और कार्यालय को खोलने के बाद वहां पे सारे लोगों को बैठा कर रखा गया है और वहां पर जो ईडी की टीम है वो कागजों को खंगाल रही है। इसके अलावा जो अभी मुझे सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कई और जो वन विभाग का जो दफ्तर है वहां पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी है और वहां पर भी लगातार कागजों को खंगाला जा रहा है, क्योंकि ये आरोप है कि बोकारो में कई एकड़ जो वन भूमि है उस पर जो बिल्डरों का नजर था, कई ऐसे कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग हैं उन्होंने जमीन को कन्वर्ट कराकर उस पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया है। और अभी अभी जो जानकारी मेरे पास आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि डीसी कार्यालय के पास भी, बोकारो के जो डीसी कार्यालय है उसमें भी ईडी की टीम पहुंची है और हो सकता है कि यहां पर भी कागजातों को खंगालने का काम शुरू होगा। जी दिवाकर, इससे पहले भी हमने देखा है कि कई जमीन घोटाले, कहीं ना कहीं झारखंड सरकार जो इससे पहले थी वो भी इनमें लिप्त रही है। एक और जमीन घोटाला, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के जो ये तमाम मामले आ रहे हैं वो कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि ये लगातार हो रहा है कि जो अधिकारियों की मिलीभगत के जरिए, क्योंकि झारखंड में जो लैंड का नेचर है वो थोड़ा डिफरेंट तरह का है, चाहे राजधानी रांची की बात करें या पूरे संथाल की बात करें, कोल्हान इलाके की बात करें, कई जगहों पर जो CNT SPT एक्ट लागू है उसकी वजह से आदिवासियों का जो जमीन है उसकी खरीद बिक्री दूसरे लोग नहीं कर सकते, बाहर के लोग आके उसे खरीद नहीं सकते। तो उसमें किस तरीके से जो लैंड का नेचर है उसमें बदलने में जो अधिकारियों की मिलीभगत है उसके जरिए ये पूरा खेल यहाँ पर होता है। और रांची में कई ऐसे मामले हैं, आपको याद होगा कि रांची के जो कांके के सीईओ थे, बड़गांव के सीईओ थे, इनके ठिकानों पर छापेमारी चली थी और वो ईडी की जो जांच और पड़ताल है वो लगातार चल रही है और कई जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो फिलहाल जेल में भी है। और ये जो नया मामला है, ये एक नया मामला जो अभी निकलकर सामने आया है, बोकारो का जो ये पूरा मामला है, इसमें एक तरीके से जो वन भूमि है उसको कन्वर्ट कर उस पर कब्जा किया गया है। तो ये अब ईडी खंगालने की कोशिश कर रही है कि इसमें अधिकारियों के साथ साथ किसकी मिलीभगत और हो सकती है। तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं वो झारखंड में की जा रही है। लेकिन इसके पहले भी आपको याद होगा कि किस तरह से जो ये बड़गांव के इलाके में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी नाम उछला था, कई अन्य अधिकारियों का नाम उछला था, रजिस्ट्रार के घर पे भी छापेमारी हुई थी। तो तमाम तरह की जो मिलीभगत के जरिए यहाँ पर लैंड का नेचर बदला गया है और उसके बाद जिनको इनका हक मिलना चाहिए, आदिवासियों को उनका हक नहीं मिलकर बिचौलिए इसका फायदा उठा रहे हैं, अधिकारी इसका फायदा उठा रहे हैं, राजनेता इसका फायदा उठा रहे हैं। तो उसी पे ईडी की लगातार जो झारखंड में ये नेक्सस है इसको तोड़ने के लिए लगातार दबिश हो रही है और ये नया मामला उसी की तरह पड़ताल के जरिए लग रहा है कि ये सामने निकल कर आया है। जी दिवाकर, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम सुनवाई की आज, जहां पश्चिम बंगाल में हिंसा की हालिया घटनाओं और लंबे समय से हो रही राजनीतिक हत्याओं के मद्देनजर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट में दाखिल अर्जी में यह मांग की गई है कि अनुच्छेद 355 के तहत राज्यपाल से राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट मांगी जाए। ये भी मांग की गई है कि हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली 3 जजों की कमेटी को दी जाए। राज्य में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आर्टिकल 355 के तहत इस तरह की रिपोर्ट में राज्यपाल किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के चरमरा जाने की रिपोर्ट देते हैं तो यह अपने आप में राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार बन जाता है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि ममता सरकार के समय में कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है बंगाल की। ऐसे कहने के पीछे कई ठोस आधार भी दिए जा रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं कुछ हिंसक घटनाओं पर। ग्राफिक्स के जरिए नजर डालें तो टीएमसी सरकार के कार्यकाल में हिंसक घटनाओं का लंबा इतिहास रहा। हिंसक घटनाओं में राजनीतिक, सांप्रदायिक और चुनावी हिंसा शामिल है। बात अगर 13 जुलाई 2020 की जाए तो हेमताबाद क्षेत्र से भाजपा विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की हत्या कर दी जाती है। फिर 4 अक्टूबर 2020 को उत्तर 24 परगना जिले में युवा बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की भी सरेआम हत्या हो जाती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 पंचायत चुनाव में 23 राजनीतिक हत्याएं
दर्ज की जाती हैं। 10 दिसंबर 2020 को कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्य प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमला होता है। एनसीआरबी रिपोर्ट क्या कहती है? वर्ष 2010 से 2019 के बीच पश्चिम बंगाल में 161 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद से 2023 तक कुल 47 राजनीतिक हत्याएं 38 दक्षिण बंगाल में हुई। सिर्फ 2021 विधानसभा चुनाव के बाद से बड़े बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले और इसके साथ साथ ही मार्च से अप्रैल 2023 में रामनवमी जुलूस के दौरान पत्थरबाजी, आगजनी और झड़पों की कई घटनाएं सामने आई। उसके बाद जून और जुलाई में पंचायत चुनाव के नामांकन मतदान के दौरान व्यापक हिंसा देखने को मिलती है, जिसमें 27 लोगों की मौत हो जाती है। साल 2025 यानी इस साल की बात करें तो मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़कती है, 3 की मौत हो जाती है। हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जाता है, मंदिरों पर हमले किए जाते हैं, आगजनी और लूटपाट की कई मामले सामने आते हैं। तो टीएमसी सरकार के कार्यकाल में कई ऐसी हिंसक घटनाओं का लंबा इतिहास भाजपा ने अपने डेटा में दिया है। तो भाजपा लगातार पश्चिम बंगाल की सरकार पर हमलावर है और तथ्यों के साथ ही वे पेश कर रही है कि किस तरीके से 2010 के बाद से लेकर 2025 तक कितनी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। हमारे साथ इस समय संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास का रुख करेंगे। विकास, आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है, कितनी याचिका लगी हुई हैं? पहले भी सुनवाई जारी थी, आज भी ये सुनवाई आगे बढ़ेगी। याचिका में क्या दलीलें दी जा रही हैं और क्या विकल्प सामने आते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल भावना, यहाँ पर याचिका एक जो लगाई गई है वो वहीं के एक स्थानीय निवासी के नाम से है और एक दूसरी याचिका एक महिला वकील की तरफ से दाखिल की गई है। इसमें जो कुल बात कही गई है वो ये कि पश्चिम बंगाल की सरकार या तो वहां पर हिंसा पर नियंत्रण नहीं कर पा रही या फिर वो खुद कॉम्प्लिसिट है इसमें, यानी कि उनकी मिलीभगत से इस तरह की हिंसा की वारदातें हो रही हैं और दोनों ही परिस्थितियां वहां के लोगों के लिए बहुत ही खराब हालात पैदा कर रही हैं। खासतौर से हिंदू परिवार इस हिंसा के चलते अपने अपने घर छोड़कर दूर दराज जाने को मजबूर हैं। यहाँ तक कि याचिका में ये कहा गया है कि बहुत सारे परिवार बंगाल छोड़ के असम चले गए हैं, उनका ब्यौरा भी राज्य सरकार तैयार करे, दे और उनको उचित मुआवजा और सुरक्षा दी जाए। इसके अलावा जो मुख्य मांगे उनको आप बता चुके हैं कि जैसे राष्ट्रपति शासन से एक कदम पहले की बात यहाँ पर कही जा रही है कि 355 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत रिपोर्ट तलब हो और वहाँ के जो हालात हैं वो राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। आज जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है इन खासतौर से इस मांग पर, जहां पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका को लेकर के मांग की गई है, क्योंकि कल हमने देखा था कि बेंच थोड़ा इसको लेकर के रिलक्टेंट थी। उन्होंने कहा कि ये जो आप हमको आर्टिकल 355 के तहत राज्य को निर्देश देने की मांग कर रहे हैं, ये पूरी तरह कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र का मामला है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि कल जब मामले की सुनवाई होगी तो हम आपको विस्तार से सुनेंगे। यहाँ पर एक पूरी टाइमलाइन दी गई है, खासतौर से 2022 से लेकर के 2025 तक जो हिंसा की वारदातें हुई हैं और इसमें साफ कहा गया है कि या तो जब चुनाव होते हैं तब या कोई धार्मिक कार्यक्रम हो तब हमेशा इस तरह की हिंसा की घटनाएं हो रही हैं और वहां पर जो कम संख्या में हिंदू परिवार हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और राज्य सरकार इसमें मूक दर्शक है या फिर उसकी लिप्तता है। ये दोनों ही परिस्थितियां जांच का विषय हैं। इसके अलावा ये एसआईटी की जो मांग की जा रही है, हालांकि ये पहलू कलकत्ता हाईकोर्ट में भी इसको एड्रेस किया जा चुका है कुछ हद तक। उसको लेकर के अभी कोई डायरेक्शन कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से नहीं दी है। तो भावना, कुछ मांग ऐसी हैं जो पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट में उनको एड्रेस कर चुका है, लेकिन कुछ बातें बिल्कुल नहीं है। खासतौर से जैसे कि 355 को राज्य के तहत राज्य को निर्देश देने की मांग और इसके अलावा जो असम या दूसरे राज्यों में पलायन कर गए हैं उनको मुआवजा देने के लिए एक पूरी तरह से आंकड़े जुटाए जाने की, इस तरह की जो मांगे हैं वो कुछ अलग हैं और उन पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है ये सुनवाई के बाद साफ हो पाएगा। यहाँ मैं आपसे अनुच्छेद 355 के बारे में भी समझना चाहूँगी विकास, क्योंकि आर्टिकल 355 को लेकर कहा जा रहा है कि अगर राज्यपाल पश्चिम बंगाल की जिस तरीके की कानून व्यवस्था है उसके बारे में अगर वो लिख देते हैं, वो रिपोर्ट सौंप देते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन बस कहीं तो एक कदम दूर रह जाता है। बिल्कुल, ये राष्ट्रपति शासन से एक स्टेप पीछे की ही बात है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें दूरी नहीं है दोनों अनुच्छेद की। अगर आप एप्लीकेबिलिटी को देखें
तो अगर प्रतिकूल रिपोर्ट आती है राज्य सरकार के लिए कि वो वहां पर पूरी तरह से कानून व्यवस्था को बरकरार रखने में नाकाम रही है या फिर वो इनकम्पिटेंट है पूरी तरह से, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में केंद्र सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, राष्ट्रपति से आग्रह कर सकती है कि राष्ट्रपति शासन वहां पे लगाया जाए। और ऐसी स्थिति में जो पूरा कामकाज होता है वो गृह मंत्रालय के अधीन एक तरीके से आ जाता है। वहां पर अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफर, ये सारी चीजें गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्यपाल, ये दो लोग उसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं। हालांकि इस रिपोर्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा हमने देखा कि कल इसके फेवर में नहीं दिख रहा था, लेकिन सुनवाई होने के बाद ही हम साफ तौर पे कह पाएंगे कि कोर्ट का रुख क्या है, क्योंकि ये मांग काफी बड़ी है। अगर हम बात करें याचिका में, बाकी जो पहलू हैं वो हमने पिछली याचिकाओं में भी देखा है, इस तरह की मांगे की जाती रही हैं, लेकिन सीधे सीधे राष्ट्रपति शासन की तरफ कोई मांग करना, इसको सुप्रीम कोर्ट किस तरह से देखता है और इस पर क्या सुनवाई करता है, कुछ देर में स्थिति साफ हो जाएगी। बिल्कुल। इसके साथ साथ आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, जो ये याचिका लगी है उसमें यह दलील जो दी गई है वो क्या सिर्फ मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी हुई है या सिर्फ मुर्शिदाबाद हिंसा को आधार बना के कई और हिंसक घटनाओं का भी जिक्र या दलीलें इस याचिका में दी गई हैं? बिल्कुल, मुर्शिदाबाद की घटना आप कह सकते हैं कि ट्रिगर है जिसके चलते याचिका यहाँ पर आई है। जहां तक वारदात की बात करें तो इसमें सभी उन घटनाओं का जिक्र किया गया है जिनमें या तो विपक्षी दलों के नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को हिंसा का निशाना बनाया गया, उनकी हत्या की गई, या फिर धार्मिक जुलूसों पर कहीं पथराव हुआ। संदेशखाली की घटना का इसमें जिक्र है। इसके अलावा आप याद करें कि जो टीएमसी के एक विधायक थे शाहजहां शेख, वो जो पूरा उस वक्त जो पूरा एक विवाद पैदा हुआ था कि किस तरह से वहां महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, उस घटना का भी इस पूरी टाइमलाइन में जिक्र है। तो जितने भी विवाद हमने अभी कुछ 5-7 साल में पश्चिम बंगाल में देखे हैं टीएमसी शासन के दौरान, चाहे उसमें पॉलिटिकल राइवल्स को निशाना बनाया गया हो या जो अल्पसंख्यक हिंदू परिवार हैं कुछ क्षेत्रों में अल्पसंख्यक की स्थिति में उनको निशाना बनाया गया हो, ये सारी घटनाओं का जिक्र किया गया है। और इसीलिए याचिकाकर्ता का कहना है कि यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की संलिप्तता है, क्योंकि उसके कार्यकर्ता और उसके नेता भी इस तरह की हिंसा में या शोषण की घटनाओं में शामिल रहे हैं और राज्य का जो शासन है वो पूरी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठा है। बिल्कुल विकास, आप इस खबर पर नज़र बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे जब सुप्रीम कोर्ट की ये सुनवाई शुरू होगी और सुनवाई में क्या तथ्य निकल कर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणी देता है, इस पर सभी की नज़र बनी हुई है। फिलहाल विकास, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंजाब के तरनतारन जिले में हथियार सप्लाई करने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हो गया है, जिसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की जांच जारी है। तो पंजाब के तरनतारन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया है। इन्फॉर्मेशन मिली थी, हमारी पार्टी पुलिस पार्टी गंडी पिंड खड़ी थी, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ माड़े आंसर हैं जो अमृतसर देहाती की तरफ से तरन जगह पर आ रहे हैं और उनके पास वेपन है। वो पहले भी सप्लाई कर चुके हैं और आज भी सप्लाई करने आ रहे हैं। उनके नाम है सुखदेव सिंह और दूसरे का नाम है सरवन कुमार। इनके पास 2 वेपन थे और जब इनको पुलिस पार्टी ने रख के पास रोका तो उन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर अटैक कर दिया। इनकी तरफ से 3 राउंड फायर किए गए हैं और पुलिस पार्टी की तरफ से 2 राउंड फायर हुए हैं। जो सुखदेव सिंह है वो इस घटना में इंजर्ड हुआ है। पुलिस पार्टी ने इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल इलाज के लिए भेज दिया है। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। पाकिस्तान रिलेटेड है, जो पाकिस्तान के टच में है काफ़ी माड़े आंसरों के, जो मुढ़ली पुष्किश में पता चला हमें, और जो तरनतारन में सप्लाई करते थे ज़्यादा वेपन। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने देर रात बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 33 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। इसमें 11 जिलों के जिला अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं, जिसके बाद वाराणसी, आजमगढ़, हापुड़, बरेली, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, झांसी, कुशीनगर, महोब, भदोही और संत कबीर नगर सहित 11 जिलों के जिला अधिकारी बदले गए हैं।
सरकार ने शिशिर सिंह की जगह विशाल सिंह को नया सूचना निदेशक बनाया है। वहीं वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम को वाराणसी का मंडल आयुक्त, विशेष सचिव मुख्यमंत्री सत्येंद्र कुमार को वाराणसी का जिलाधिकारी बनाया गया है। भारत दौरे पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपने परिवार के साथ आज जयपुर का ऐतिहासिक आमेर किला देखा। आमेर के हाथी स्टैंड से खुली जिप्सी में अमेरिकी उपराष्ट्रपति को महल ले जाया गया। रंगारंग कार्यक्रम और राजस्थानी संस्कृति के साथ जेडी वेंस का भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 5 दिवसीय अमेरिका यात्रा के दौरान सैन फ्रांसिस्को में कई वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापार जगत के लीडर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान वित्त मंत्री ने प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग के द्विपक्षीय क्षेत्रों के साथ साथ भारत और अमेरिका के बीच निवेश सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत में हो रहे उल्लेखनीय परिवर्तन पर चर्चा की और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और एआई उत्कृष्टता केंद्रों सहित एआई के क्षेत्र में नई संभावनाओं को तलाशने के सुझाव दिए। साथ ही गूगल क्लाउड को क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने और मेक इन इंडिया के हिस्से के रूप में भारत और दुनिया के लिए नई तकनीकों को बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जेंसोल घोटाले के मामले में कंपनी के खिलाफ सेबी के आदेश की समीक्षा करने के बाद आवश्यक कार्रवाई करेगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पिछले सप्ताह कंपनी के प्रवर्तक बंधुओं अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी को विभिन्न मामलों के उल्लंघन के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था। यह आदेश सूचीबद्ध कंपनी जेंसोल इंजीनियरिंग से कर्ज राशि को निजी उपयोग के लिए निकालने के आरोपों के बीच आया है। इसमें कॉर्पोरेट प्रशासन और वित्तीय गड़बड़ियों पर चिंताएं जताई गई हैं। मंत्रालय ने कहा है कि वह कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों को देखते हुए बाजार नियामक सेबी के आदेश की समीक्षा कर रहा है। इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जेंसोल इंजीनियरिंग ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए इरेडा और पीएफसी जैसी संस्थाओं से 975 करोड़ का कर्ज लिया था। हालांकि इसका सिर्फ एक हिस्सा ही इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया। बाकी पैसे प्रवर्तकों ने व्यक्तिगत इस्तेमाल पर खर्च किए, जिसमें लग्जरी अपार्टमेंट खरीदना भी शामिल है। भारत सरकार ने बेलगाम आयात को रोकने और घरेलू कंपनियों की सुरक्षा के लिए 5 इस्पात श्रेणियों की आयात पर 12% सुरक्षा शुल्क लगाने की घोषणा की है। इस शुल्क को स्थानीय रूप से सुरक्षा शुल्क के रूप में जाना जाता है। इस संबंध में सरकार ने सोमवार को अधिसूचना भी जारी कर दी है। सरकार ने 5 इस्पात उत्पाद श्रेणियों के लिए आयात मूल्य $675 से लेकर $964 प्रति टन के बीच निर्धारित किया है। इनसे कम मूल्य पर आयातित किसी भी शिपमेंट पर 12% सुरक्षा शुल्क लगेगा। राजस्व विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सोमवार से प्रभावी ये शुल्क 200 दिनों की अवधि के लिए लगाया गया है। दिल की धड़कन रुकने से पोप फ्रांसिस का निधन हुआ है। वाटिकन की ओर से सार्वजनिक किए गए दस्तावेज में कहा गया है कि आखिरी सांस लेने से पहले पोप कोमा में चले गए थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। भारत सरकार ने देश में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। गृह मंत्रालय के अनुसार राजकीय शोक का पहला चरण 2 दिन का है, जो आज और कल लागू रहेगा। तीसरा दिन पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार के दिन मनाया जाएगा। इस दौरान पूरे भारत में उन सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां इसे नियमित रूप से फहराया जाता है। साथ ही इस अवधि में कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रस्तावित फंडिंग कटौती में अरबों डॉलर को रोकने पर ट्रंप प्रशासन के खिलाफ संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया है। ये मुकदमा उस विवाद का हिस्सा है जो पिछले सप्ताह तब और बढ़ गया जब हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने ट्रंप प्रशासन की मांगों की सूची को अस्वीकार कर दिया। ट्रंप प्रशासन ने स्कूल में विविधता की पहल को रोकने और यहूदी विरोधी भावना से निपटने के लिए ये सूची भेजी थी। हार्वर्ड के अध्यक्ष एलन एम गार्बर ने विश्वविद्यालय समुदाय को लिखे पत्र में कहा कि सरकार के इस मनमाने रवैये के परिणाम गंभीर होंगे। उन्होंने कहा कि फंडिंग रोकने के कारण महत्वपूर्ण शोध कार्य बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इनमें बाल चिकित्सा, कैंसर, अल्जाइमर और पार्किंसन रोग पर अध्ययन शामिल है।
अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय व्हाइट हाउस ने अभी तक इस मुकदमे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। बढ़ते आगे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ईस्टर पर 30 घंटे के एक तरफा युद्ध विराम की अवधि समाप्त होने के बाद यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान पूरी ताकत के साथ फिर से शुरू हो गया है। रविवार आधी रात तक चले युद्ध विराम में दोनों पक्षों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए और दावा किया कि समझौते का उल्लंघन किया गया। राष्ट्रपति पुतिन ने माना कि युद्ध विराम के दौरान यूक्रेन के सशस्त्र बलों की सैन्य गतिविधि में कमी आई है। पुतिन ने यह भी कहा कि वह आम नागरिकों पर हमलों से बचने के यूक्रेन के प्रस्ताव के संबंध में द्विपक्षीय वार्ता के लिए तैयार है। नेपाल के दूसरे बड़े शहर पोखरा में चीन के बनाए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की निर्माण प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अनियमितता होने के साक्ष्य मिले हैं। नेपाल की 12 सदस्यीय समिति ने निर्माण में करीब 14 अरब नेपाली रुपए के भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। इस खुलासे में यह बताया गया है कि हवाई अड्डा निर्माण एक चीनी कंपनी ने चीन से आसान ऋण के साथ किया था। सांसद राजेंद्र लिंगडेन के नेतृत्व में प्रतिनिधि सभा की लोक लेखा समिति ने परियोजना में शामिल कई वरिष्ठ अफसरों के विरुद्ध जांच और कार्रवाई की मांग की है। पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चीन के एक्सिम बैंक से लगभग 22 अरब रुपए के ऋण से बनाया गया था और 29 दिसंबर 2022 को चीनी कंपनी ने इसे पूरा किया। हालांकि ये सुविधा आधिकारिक तौर पर जनवरी 2023 में शुरू की गई थी, लेकिन हवाई अड्डे पर कुछ चार्टर्ड उड़ानों को छोड़कर कोई नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं हुई हैं। खबरें खेल से जुड़ी हुई। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। ये मैच लखनऊ में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में दोनों टीमों का अब तक का सफर अच्छा रहा है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम तालिका में दूसरे स्थान पर काबिज है, जबकि लखनऊ तालिका में 5वें पायदान पर मौजूद है। हालांकि दोनों टीमों के पास 10-10 अंक हैं। वहीं आईपीएल में दोनों टीमों के बीच अब तक 6 मैच खेले गए हैं, जिसमें से दोनों टीमों को 3-3 जीत मिली है। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 39 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 198 रन बनाए। गुजरात टाइटंस की शुरुआत शानदार रही और शुभमन गिल और साई सुदर्शन के बीच पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी देखने को मिली। साई सुदर्शन 52 रन बनाकर आउट हुए, वहीं शुभमन गिल ने 90 रन की पारी खेली। जोस बटलर 41 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं 199 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए केकेआर की टीम 159 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स को गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ना है। आईपीएल 2025 में यह लगातार दूसरा मैच होगा जिसमें राजस्थान रॉयल्स कप्तान संजू सैमसन के बिना खेलने उतरेगी। संजू सैमसन को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए मैच में चोट लग गई थी। भारत के युवा निशानेबाज सिमरनप्रीत कौर बरार ने पेरू के लीमा में चल रहे ISSF विश्व कप में रजत पदक अपने नाम कर लिया है। सिमरनप्रीत कौर ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में यह पदक हासिल किया है। यह उनका पहला सीनियर अंतर्राष्ट्रीय पदक रहा। वहीं फाइनल मुकाबले में ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और ईशा सिंह पदक से चूक गए। मनु भाकर ने चौथा स्थान जबकि ईशा सिंह ने छठा स्थान हासिल किया। आज विश्व पृथ्वी दिवस है, यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे। पृथ्वी दिवस मनाने का मकसद पर्यावरण संरक्षण की तरफ सभी का ध्यान खींचना और ये कोशिश करना है कि सभी पृथ्वी को खुशहाल बनाए रखने में योगदान दें। यह हर पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और खुशहाल पृथ्वी बनाए रखें। पृथ्वी की रक्षा, उसका संरक्षण करना हर पीढ़ी की जिम्मेदारी है। ये एक ऐसा मौका होता है जब करोड़ों लोग मिलकर पृथ्वी से जुड़ी पर्यावरण की चुनौतियों जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रयास को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक होते हैं। इस दिन को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के तौर पर भी मनाया जाता है। क्या है अर्थ डे 2025 की थीम? हर साल पृथ्वी दिवस मनाने के लिए खास थीम चुनी जाती है। इस साल पृथ्वी दिवस की थीम है हमारा ग्रह हमारी शक्ति, यानी आवर प्लैनेट आवर अर्थ। इस थीम को मनाने का मकसद लोगों, संगठनों और देशों की सरकार को क्षय होने वाले ऊर्जा स्रोतों को दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्रोतों में बदलना और एक टिकाऊ भविष्य की नींव रखने के लिए प्रेरित करना है। पृथ्वी दिवस मनाने का इतिहास।
विश्व पृथ्वी दिवस ग्लोबल स्तर पर 192 देशों द्वारा मनाया जाता है। 60-70 के दशक में जंगलों और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को देखते हुए सितंबर 1969 में सिएटल, वॉशिंगटन में एक सम्मेलन में विस्कॉन्सिन के अमेरिकी सीनेटर जेरार्ड नेल्सन ने इसे मनाने की घोषणा की। इसके बाद हर साल करोड़ों लोग पृथ्वी दिवस को मनाते हैं। कैसे दें पृथ्वी दिवस मनाने में योगदान? हमें अपनी धरती के भविष्य के लिए मिलकर काम करना होगा। हर छोटा कदम भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है, जैसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना, सतत परिवहन को बढ़ावा देना, प्रदूषण को नियंत्रित करना, जैव विविधता का संरक्षण करना, पानी का संरक्षण करना, सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, रिसाइकलिंग और रीयूज को बढ़ावा देना, पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना। प्राचीन भारतीय लोकाचार भी हमें सिखाता है कि पृथ्वी को स्वस्थ रखना ये महज एक विकल्प नहीं है, बल्कि ये हमारे अस्तित्व, स्वास्थ्य और आंतरिक शांति के लिए भी बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात वेव की। वेव समिट भारत के रचनात्मक और नवोन्मेषी सोच का एक जीवंत मंच बनने जा रहा है। कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप उभरते कलाकारों को न केवल अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच दे रही है, बल्कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ने, सहयोग करने और वैश्विक साझेदारियां बनाने का अवसर भी प्रदान कर रही है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप में भारत भर के कहानीकार सीक्वेंशियल आर्ट की सीमाओं को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। राज कॉमिक्स, अमर चित्र कथा और आधुनिक डिजिटल मांगा क्रिएटर्स से सजी ज्यूरी ने हाल ही में टॉप 10 फाइनलिस्ट की घोषणा की। इनमें शामिल हैं द फ्रिज, एक शक्तिशाली बिना शब्दों वाली कॉमिक जो केवल अपने दृश्यों के माध्यम से गहरी भावनाओं और कहानी को दर्शकों तक पहुंचाती है। फ्रिज एक कॉमिक है जो प्रोफेशनल कैटेगरी में सिलेक्ट हुआ है। प्रोफेशनल कैटेगरी में 5 और एमेच्योर कैटेगरी में 5 ऐसे सिलेक्शन था, तो उसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है कोई। उसमें मैंने फैंटेसी वगैरह दिखाई है। तेजस ने बताया कि द फ्रिज एक शांत बिना संवादों वाला प्रयोग है, एक ऐसा एक्सप्रेसिव कॉमिक जो फैंटेसी और रियलिटी को एक साथ पिरोता है। शब्दों की अनुपस्थिति के बावजूद ये भावनाओं और दृश्यों के माध्यम से बेहद प्रभावशाली ढंग से संवाद करता है, जिससे ये सभी उम्र और भाषाओं के पाठकों को लुभाती है। ये कहानी एक बेघर बच्चे और उसकी भूख से जूझने की संघर्ष गाथा है। फ्रिज इस तरह का कॉमिक है कि जिसमें डायलॉग नहीं है पहले तो, जो एनीबडी कैन रीड, क्योंकि उसका लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। दूसरा उसमें क्या है कि जो भी सोशल प्रॉब्लम है, जो देयर इज बिग प्रॉब्लम हंगर, जो हंगर का प्रॉब्लम है वो मैंने उसमें दिखाया है। तेजस मानते हैं कि वेव्स जैसे प्लेटफॉर्म उनके जैसे क्रिएटर्स के लिए नए रास्ते खोलेंगे और भारत में कॉमिक्स को दोबारा लोकप्रिय बनाएंगे। 90s का जो कल्चर था वो एक कॉमिक बेस्ड रीडर का कल्चर था। अभी ऐसा कल्चर शिफ्ट हुआ है कि अब स्वाइपिंग कल्चर आ गया है, और वेव्स के माध्यम से अभी क्या हो रहा है, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जिसके तहत क्या हो रहा है कि एक आर्टिस्ट को रिकग्नाइजेशन मिल रहा है, आर्टिस्ट को काम करने का मौका मिल रहा है, कोलैब करने का मौका मिल रहा है, खुद को प्रमोट करने का मौका मिल रहा है। कॉमिक्स के लिए तो बहुत अच्छे दिन आए हैं। वेव्स के थ्रू ये सब होने जा रहा है। ये बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा आर्टिस्ट को, उनका काम दिखाने के लिए। बहुत से आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा काम करते हैं, उनके लिए ये प्रेरणा होगी। ये कहानियां न केवल ध्यान आकर्षित कर रही हैं, बल्कि सोचने के नए तरीके भी पैदा कर रही हैं। आज के इमर्सिव मीडिया और क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के युग में कॉमिक्स अब केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण और नवाचार का सशक्त माध्यम बनते जा रही हैं। श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मुंबई।